आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन क्या चीज़ होती है। सर्कुलर मोशन जो होती है किसी जिस्म की एक दायरे में हरकत। मिसाल के तौर पर एक जिस्म है वो दायरे के गिर्द हरकत करता है। एक जिस्म है उसकी मोशन सीधी नहीं है बल्कि वो एक दायरे में घूमता है, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पर ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, चाँद का ज़मीन के गिर्द घूमना, ये होती है सर्कुलर मोशन। अब इनर्शिया क्या चीज़ होती है। इनर्शिया हमने पीछे पढ़ा है कि इनर्शिया एक ऐसी इनर्शिया जो सी होती है ये किसी जिस्म को रेस्ट में, अगर एक जिस्म है वो रेस्ट में है या फिर एक जिस्म है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इनर्शिया क्या करेगा, वो करेगा क्या कि वो मोशन अपनी तब्दीली के ख़िलाफ़ लड़ता है। मिसाल के तौर पर एक जिस्म है वो सीधा जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हमें हरकत कर रहा है, तो वो रुकना नहीं चाहता, ठीक है ना, यानी कि अपनी तब्दीली के ख़िलाफ़ लड़ता है, इसे कहते हैं इनर्शिया। यानी कि एक जिस्म है वो रेस्ट में है, ठीक है ना, रेस्ट में अगर आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं और वो मोशन में आ नहीं रहा, ठीक है ना, मोशन में लाना चाहते हैं यानी कि वो आपकी फ़ोर्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, इस लड़ने के अमल को क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया की तारीफ हमने जान ली। अब ये देखें एक बॉडी है, ठीक है ना, एक ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ ने एक मैस एम को पकड़ा हुआ है और हम उसे मैस एम को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं और वो घूम रहा है। मैस एम यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यानी कि इस दायरे के जिस भी यानी कि पोर्शन में होगा ना, उसकी सारी की सारी, यानी कि ये जो सा जिस्म है, ये जो सा मैस एम है, ये सर्कल में कैसे घूम रहा है, सर्कल में क्यों घूम रहा है, इसके घूमने की वजह क्या है। इसके घूमने की वजह क्या है कि इसका इनर्शिया जो सा है, मैस एम का एक कुदरती अमर है कि ये जो सा है ये बाहर की तरफ तो मूव कर सकता है, हो ये ऐसे बिल्कुल टेंजेंट, यानी कि जब यहाँ से धागा अगर टूट जाए तो ये बाहर बिल्कुल सीधा भी तो मूव कर सकता है, लेकिन हम मैस एम को घुमा रहे हैं। इनर्शिया का कानून कहता है जी भाई कि मैं ये इनर्शिया की वजह से बिल्कुल सीधा भी जा सकता है, यानी कि मैस एम को हम घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका इनर्शिया मैस एम का, यानी कि एक बॉडी है वो घूमना नहीं जा रहा, हम इसे घुमा रहे हैं। एक बॉडी है जो घूमना नहीं चाह रहा, हम उसे घुमा रहे हैं, ठीक है। इस घुमाने की वजह से जो सा इनर्शिया है वो ख़त्म हो जाता है, हम उसे घुमा रहे हैं ना, ठीक है ना। यानी कि एक मैस एम है वो घूमने के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, इस लड़ने के अमल को इनर्शिया कहते हैं। यानी कि मैस एम तो बिल्कुल सीधा मूव कर सकता था लेकिन वो किया नहीं है, हम उसे घुमा रहे हैं, हाथों से घुमा रहे हैं। यानी कि एक मैस एम है जो घूमना नहीं चाहता, हम उसे घुमा रहे हैं, वो घूमने से लड़ रहा है, यानी कि वो घूमना नहीं चाहता, हम उसे ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं, इससे क्या, यानी कि ठीक है ना, इसे कहते हैं इनर्शिया। चूँकि हमने इनर्शिया तो कंट्रोल कर लिया इसलिए मैस एम घूम रहा है, ठीक है, समझ आ गई इनर्शिया की। अब यहाँ पर क्या है, अब ये मैस एम है ये घूम तो रहा है लेकिन इसे घूमना जो सा है ये घूमना, ठीक है ना, ये घूम तो रहा है लेकिन ये कैसे घूम रहा है, ये एक स्टेबल कैसे एक सर्कल में क्यों घूम रहा है, ये एक ऐसे भी तो घूम सकता था, ये ठीक है ना, एक रेक्टेंगल में भी तो घूम सकता था, या फिर एक ठीक है ना स्प्लाइन में, तो स्प्लाइन किसे कहते हैं, या फिर एक ये क्या नाम है, एक ऐसे, ठीक है ना, इससे में इस ऐसे करके भी तो घूम सकता था, इससे ऐसे करके भी घूम सकता था, सर्कल में भी, रेक्टेंगल में भी घूम सकता था, या फिर ऐसे ये ठीक है ना पेंटागोन में भी, पेंटागोन में भी घूम सकता था, इसे पेंटागोन कहते हैं। तो ये सर्कल में कैसे घूम रहा है भाई, समझ भी तो नहीं ना आ रही। अब ये क्यों घूम रहा है सर्कल में, क्योंकि मैस एम जो सा है इसको ये धागा जो सा है ये खींच कर रखता है, धागे की खिंचाव की वजह से मैस एम घूम रहा है, इस खिंचाव को हम टेंशन का नाम देंगे, ठीक है। और ये जिस फोर्स से घूम रहा है, ये जो सी फोर्स जो सी ये अंदर की तरफ है, मैस एम जो है एक फ़ोर्स है जो इसे अंदर की तरफ खींच कर रखती है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी कि धागे में टेंशन टी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक खिंचाव पैदा होता है टेंशन टी, जो कि इसे
खींच कर रखता है और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, टेंशन एक धागा है, ठीक है ना, धागे को एक फोर्स खींच कर रख रही है, एक फोर्स खींच कर रख रही है, ठीक है, उसे टेंशन टी कहते हैं। इसे खिंचाव की फोर्स कहते हैं जो एक मैस एम को खींच कर रखती है, ठीक है ना, इसे टेंशन टी कहते हैं। और इसके मुखालिफ सिम्त में एक फ़ोर्स पैदा होती है जिसे इनर्शिया कहते हैं। हमने इनर्शिया को तो कंट्रोल कर लिया क्योंकि हमने धागे को पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, इसलिए वो जा नहीं रहा। मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक इसे यहाँ पर भी एक फ़ोर्स लग रही है, एक बाहर की तरफ इसको खींच भी रही है, एक फ़ोर्स इसे खींच भी रही है बाहर की तरफ कि मैं किसी ना किसी तरीके से इसको सर्कल से बाहर ले जाऊँ, ठीक है ना। इसके मुखालिफ सिम्त में, टेंशन के बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में एक फ़ोर्स समझ कर रही है, इसे इनर्शिया कहते हैं, जो इस मैस एम को घूमने नहीं दे रही, जो इस मैस एम को घूमने नहीं दे रही, हम इसे घुमा रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो सी फोर्स इसे खींच कर रख रही है ना इस मैस एम को, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस मिसाल के तौर पर एक, ठीक है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्स भी है, एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जहाँ पर फोर्स होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, और मैस m भी है यहाँ पर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उसमें मैस m घूम रहा है और उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स हमने चाहिए। हम कैसे मालूम करेंगे? F = ma, Fc = mac, c क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र हो, Fc = mac। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया, ठीक है ना। Fc यहाँ पर Fc की जगह mv²/r, m से कैंसिल, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v²/r। अब यहाँ पर आ जाओ कि ये जो सी अर्थ है, अर्थ के गिर्द कौन घूमता है? मून। ये मून घूम रहा है। अब ये मून कैसे घूम रहा है? अब ये भी आपको समझ आ जाएगी, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो ये भी आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स थी, यहाँ पर भी वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है यहाँ पर भी। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड कर रहे थे, हमारा हाथ प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी, यानी कि जिस अर्थ जोन सी होती है वो मुनासिब सी ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी मून को घूमने, चाँद को घूमने के लिए चाहिए, जितनी मैक्सिमम स्पीड उसे चाहिए, चाँद खिंचाव की फोर्स जितनी चाहिए, यानी कि जितनी भी चाहिए एक मून को घूमने के लिए अर्थ के गिर्द, वो अर्थ उसे प्रोवाइड कर देती है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी? ऐसी ग्रेविटी उसे कहते हैं, यानी कि जिससे अर्थ जोन से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पेन नीचे गिराते हैं तो अर्थ पर जाकर गिरता है। इसी तरह अर्थ जोन सी है मून को भी खींचती है अपनी तरफ और खींच कर रखती है, और मून क्या कहता है? इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये घूमता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंटर में होती है, इसकी, ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी सेंटर की तरफ होती है, यानी कि मून जोन सा होता है अर्थ के सेंटर में, सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जोन से यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? ये हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में होती है, ठीक है ना, दायरे के, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा हाथ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ओके हो गया। यहाँ पर खिंचाव की फोर्स T थी, यहाँ पर खिंचाव की फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर खिंचाव की फोर्स क्या थी? टेंशन T, जो धागे में प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर टेंशन T की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है किसको? मून को। बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट। आपके जहनों में ये कॉन्सेप्ट पेवस्त हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैस m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, ठीक है ना। यानी कि ए सी जो सा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्केयर के, और ए सी जो सा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है। हमने ये बात किया। अब इसी तरह हमने पहले भी बात की थी कि F = जब कोई भी चीज़ें, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनका आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है,
और कोई सी भी दो चीज़ें अगर ऐसे हों, इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन होता है। मिसाल के तौर पर ये है डायरेक्टली रिलेशन, इन्वर्सली रिलेशन, इधर भी इन्वर्सली रिलेशन। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने याद करनी है। ओके हो गया। ओके हो गया, समझ आ गई आपको, मैंने समझाने के लिए किया है। अब उसके बाद आगे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग क्या चीज़ है? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये है कि जो सी गाड़ी है, ये गाड़ी, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि हम ना रोड को, गाड़ी, हमने अभी पढ़ा है कि जो सी टेंशन यहाँ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो एक स्लाइड जो सा है, एक स्लाइड सा बन जाता है, एक स्लाइडिंग चीज़ बन जाती है। जब गाड़ी, जब रोड मुड़ते वक्त हिमवार हो ना, तो एक हिमवार रोड पर एक स्लाइडिंग सी चीज़ बने, यानी कि कोई सी गाड़ी तेज़ आ रही है तो ये गाड़ी जो सी है ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी, बड़ी आसानी से हिमवार सतह पर मुड़ जाएगी। अब इस स्लाइडिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस किनारे वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इस किनारे, रोड के किनारे को हमने, ये रोड है, ये रोड के किनारे को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, रोड के किनारे को ऊपर कर देते हैं। जब ये रोड का किनारा ऊपर उठ जाएगा तो ये गाड़ी जो सी है ये अपनी साइड पर ही रहेगी, यानी कि उधर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये किनारा ऊपर है। गाड़ी का दूसरा वाला किनारा, बैरूनी किनारा ऊपर होने की वजह से जो सी गाड़ी होगी वो मोड़ कर अपनी राह में सीधी चली जाएगी। बस हमने ये बताना है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या करता है, सिर्फ इसमें हम सड़क के बैरूनी किनारे को ऊपर उठाते हैं ताकि जो सी गाड़ी है उसके पहिए को फ्रिक्शन जो सी है वो ज़्यादा मिल सके। ठीक है ना, फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हो, लेकिन जब ज़्यादा पैदा होगी तभी तो वो आगे की तरफ जाएगा ना। ये देख, लो स्लाइड, स्टैटिक फ्रिक्शन लो हो जाएगी, फ्रिक्शन जब कम हो जाएगी तो वो स्लाइड हो जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा। यानी कि जब हम ये यहाँ पर बैरूनी तरफ, ये रोड के बैरूनी हिस्से को जब ऊपर नहीं ना उठाएंगे तो क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो उनसे हमें पढ़ कर आए हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन टायरों, गाड़ी के टायरों और सड़क के दरमियान जो सी मोशन को रोकने वाली फोर्स होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन कम होगी तो वो गाड़ी स्लाइड करेगी और वो स्लोस हो, यानी कि उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमने ये गाड़ी के बैरूनी हिस्से को, सड़क थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठाते हैं ताकि ये गाड़ी ठीक आसानी से मुड़ सके और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सके और स्लाइड ना करे गाड़ी। फिर आगे है ड्रायर। अब ड्रायर क्या चीज़ होती है कि कपड़ों का पानी, यानी कि इसमें टोकरियाँ होती हैं, ठीक है ना, घूमने वाली टोकरियाँ होती हैं, सिलेंडर नुमा सुराख होते हैं, घूमने वाली टोकरियाँ होती हैं, ठीक है ना, जिसमें सिलेंडर नुमा सुराख होते हैं। ये जो सा सिलेंडर नुमा सुराख होते हैं ना, इसमें FG यानी कि कपड़ों का पानी बाहर की तरफ, यानी कि इसमें जो सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज़ होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले हमने जैसा ले लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी होती है ये मरकज़, इसकी जो सी सिमत होती है ये मरकज़ की तरफ होती है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सी होती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सी होती है ये सर्कल के बाहर, यानी कि यहाँ पर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुखालिफ काम करे उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, कि जो सी मैस है हमको बाहर, सर्कल से बाहर लेकर जाए, ठीक है ना, सर्कल से बाहर लेकर जाए, बाहर जाने में उसकी मदद करे, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसी तरह जब ये घूमता है, इसमें टोकरियाँ होती हैं, ड्रायर में छोटी छोटी टोकरियाँ बनी होती हैं जिसमें सुराख होते हैं सिलेंडर नुमा। अब जब ये घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान में होती है, कपड़ों को ये मरकज़ में रखती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जैसे कपड़ों का पानी होता है ये छोटे छोटे सुराखों की वजह से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। बस हमने ये लिखना है कि घूमने वाली टोकरियाँ होती हैं इसमें, और सिलेंडर नुमा यहाँ पर सुराख होते हैं। सिलेंडर नुमा सुराखों में ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो सा पानी होता है वो सिलेंडर नुमा सुराख में, ठीक है ना, चला जाता है और वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। कपड़ों का पानी बाहर की तरफ सिलेंडर नुमा सुराखों से निकल जाता है, ठीक है ना।
और इस तरह ये ड्रायर काम करता है, ठीक है ना, सेंट्री, और कपड़े सूख जाते हैं। फिर इसी तरह अब आगे है जी हमारा क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या होता है, ये एक कप होता है, ठीक है ना, ये एक कप होता है। जब ये घूमता है ना, ये तेज़ी से घूमता है, ठीक है ना, ये प्याला ऐसा होता है, ठीक है ना, दूध घूमता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब हम दूध घुमाते हैं, क्रीम और मक्खन, दूध में क्या होता है, जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं क्रीम और मक्खन। क्रीम और मक्खन क्या होते हैं, हल्के, दूध क्या होता है, भारी। अब जो उनसा क्रीम और मक्खन होता है ना, वो हल्का होने की वजह से ये सर्कल के बिल्कुल एक्सिस में आता है, यानी कि सर्कल जब ये घूमता है ना, जब ये प्याला घूमता है तो हल्की चीज़ें अंदर आ जाती हैं और भारी चीज़ें बाहर चली जाती हैं। दूध चूँकि भारी होता है, इसलिए ये बग़ैर मक्खन और क्रीम का दूध यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बैरूनी दीवारों के ज़रिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बैरूनी दीवारों के ज़रिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और जो उनसे हल्के अज्जा क्रीम और मक्खन जो उनसा होता है, इसे हम अंदरूनी दीवारों के ज़रिए निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरह ये क्रीम सेपरेटर इस्तेमाल होता है कि भारी चीज़ें यहाँ पर बैरूनी तरफ चली जाती हैं और हल्की चीज़ें अंदर की तरफ चली जाती हैं, बस।